हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स और 19 इंटरमीडिएट के बारे में जाना हमने। और साथ साथ में ये भी वहाँ जिक्र किया कि इन इंटरमीडिएट्स के बारे में जानकारी रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताने में हेल्प करता है। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है जो रिएक्शन के बीच में आता है, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले ही इनका, ठीक है, इनको ये भी आते हैं और तुरंत कंज्यूम भी हो जाते हैं। इनका रिएक्शन में कोई एकोमुलेशन नहीं होता है। बहुत स्पेसिफिक मेथड से इनको बारे में जाना गया है और हम बहुत कंसर्न हैं इनके बारे में। इनके रिलेटिव की जानकारी और भी बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में, हमको रिएक्शन में बहुत मदद करेगा आगे चल के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब तो हम कैसे रिलेट करें इनके एसिडिटी के बारे में, चाहे कंपाउंड्स की और प्रॉपर्टी के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम कैसे रिलेट करेंगे, किस तरह से, कौन सा। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक से यूजुअली HCl HBr HI से तो कम भाई वीक एसिड है। आयनिक में थोड़ा बहुत देखा था हमने, एसिटिक एसिड का के और भी बहुत सारे वीक एसिड का के बी सब टर्म देखा था। लेकिन किसी एसिड का कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, या इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम कैसे कोरिलेट करें, उनके बारे में भी बिल्कुल हमारे पास डेटा तो है नहीं। भाई क्या किया गया, मैंने कहा हम केमिस्ट्री में क्या है, उन्होंने डेटा सेलेक्ट किया भाई, बहुत सारे कंपाउंड्स का के डेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये डेटा उन्होंने सेलेक्ट किया और साथ साथ में उन डेटा को कोरिलेट कराने के लिए कुछ थ्योरी लिख दी गई है। बिल्कुल, अगर मान लो पूछ दे दो एसिड दिए हैं, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो अब सिंपल सी बात है, कोई बच्चा यही कहेगा सर विकिपीडिया पे जाके देख के आइए किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, मैंने तो आयनिक में ही पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा है कि जिस एसिड का के ज़्यादा होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वो स्ट्रांग एसिड होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली इसको रिलेट करना है तो कौन से वो थ्योरीज हैं, कौन से वो फंडा है जो हम लगाएंगे, तो वो आज उन थ्योरी की बात करेंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले देख लेते हैं वो कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज है जिनको ऑर्गेनिक में पढ़ना है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी को कोरिलेट करने में काम आएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करने में काम आएगा। जिस तरह से सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही तो है, लेकिन उस आपने एक बार पढ़ लिया, थोड़ा सा इलॉजिकल था बिल्कुल, कि ये मिल गया, हाइब्रिडेशन हो गया, जो भी हो गया, लेकिन उससे आप कर रहे हैं, आप जिन मॉलिक्यूल को आप दुनिया में कभी देखे भी नहीं हो, न कभी जाने उनके बारे में, आप सेफ प्रिडिक्ट कर रहे हो। ये PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, मेथेन टेट्राहाइड्रल, कभी आपने क्या एक्सपेरिमेंटली उनको देखा था क्या मॉलिक्यूल को? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आप बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे उनके प्रॉपर्टीज को, बॉन्ड एंगल्स को कम ज़्यादा बता देते हैं, डायपोल मोमेंट्स की बात करते हैं, तो वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। लेकिन आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास कहानी है। तो उस टाइप की कुछ और कहानी है जो हमको आगे चल के एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो वो कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ उनका, कि जिनको हमको पढ़ना है उन कहानियों को बोलते हैं कॉमनली, दे आर कॉल्ड थ्योरीज है। बिल्कुल थ्योरीज है, कुछ समझाने के लिए। मैंने कहा थ्योरीज क्यों लिखी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी क्या एक दिन मन हुआ और उठ के उसने लिखना या शुरू कर दिया, ये माना जाएगा नहीं। पहले पर्पज, पहले क्या है, कुछ रिजल्ट्स है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कलेक्ट किया गया है, ये ठीक है, बहुत सारे वो देखेंगे। वो रिजल्ट्स ही तो हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ही तो हमारे सवाल होते हैं। ठीक है, तो डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा को, भाई डेटा तो उनके पास है, बच्चा कैसे बताएगा किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका कम है, कौन एसिडिक ज़्यादा है, बेसिक ज़्यादा है? तो बच्चे के लिए ये कहानियाँ लिख दी गई हैं। इन कहानियों को हम पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, जब भी सवाल आएंगे इन कहानियों को यूज करेंगे और उन सवालों के आंसर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सब पढ़ना है बारी बारी से। हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। और मैं तो कहूँगा अगर GOC की बात करें, केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक अगर लिमिट रहना है, तो शुरुआत की 3 कहानियाँ, शुरुआत के 3 थ्योरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव, रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, इंडिविजुअली अभी बात की जा रही है ओवरऑल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज क्या है, कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमको मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट करने में हेल्प करती है, इंटरमीडिएट्स के बारे में बहुत कुछ बताने में हमको हेल्प करती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। शुरुआत की जो 3 थ्योरीज है, 3 इफेक्ट है, उनको बोलते हैं, ये है परमानेंट इफेक्ट। आगे हम देखेंगे क्यों परमानेंट। ये है तीनों, शुरुआत की जो तीनों है, दीज आर परमानेंट इफेक्ट। ये हमेशा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स। और ये दोनों हैं जो मेरिक वाले टर्म है, वो है टेम्पोररी इफेक्ट। वो क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी क्यों, आगे हम पढ़ेंगे।
इनकी इनकी बात हम करेंगे केवल रिएक्शन में। जब दो कंपाउंड रिएक्शन करेंगे आपस में, जब दो कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तभी इन थ्योरी का यूज करेंगे। इन विदाउट रिएक्शन इसका कोई जिक्र नहीं, विदाउट रिएक्शन इसका कोई जिक्र नहीं। तो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये सब इफेक्ट लगते हैं, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट, और ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए परमानेंट इफेक्ट। इसलिए जीओसी में मैक्सिमम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि सवाल ही जान लो, याद रखना क्वेश्चन ही एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन जो आप कर रहे दीज आर एक्सपेरिमेंटल डेटा, लेकिन आप कैसे कोरिलेट करोगे? ये है कहानी तो है, इसी कहानी का यूज करेंगे, हम बताएंगे सब। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हैबिटेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, उस तरह हम बाकी प्रॉपर्टी के लिए हम इन कहानियों का यूज करेंगे। आज उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इसका यूज क्या करेंगे। भाई जान, ठीक है, ये कोई थ्योरी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल है, हम सर ने बोल ही दिया कुछ थ्योरीज है, तो उससे मतलब नहीं है थ्योरीज के ऊपर है भाई। तो बिल्कुल एप्लीकेशन पार्ट जरूर देखेंगे हर एक कहानी के साथ साथ। जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है वो क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक डिफिनीशन। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी अलोंग सिग्मा बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, बहुत सिंगल लाइन है, अभी देखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज अच्छा देखने में लगेगा क्या हाई फाई डिफिनीशन लिखा है, फालतू का है। देखिएगा जरा, ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी अलोंग सिग्मा बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है इसमें वो जो टर्म सिग्मा बॉन्ड। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे आई इफेक्ट बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है जरा देखो। अब तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल पढ़ा, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ये सब पढ़ा। भाई HF एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों भाई? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन F चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं? F की ओर। F पे आता है पार्शियल माइनस, H पे आता है पार्शियल प्लस, ठीक है। और ये है यही, तो इसका मतलब क्या है? ये ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स फ्लोरीन, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स फ्लोरीन, ये यहाँ पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। अब जरा देखिए ये ठीक है, पोलैरिटी की तो बात तो ये तो बहुत पुरानी है, डायपोल में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, ये तो बहुत पुरानी बात है। अब ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है, आप जरा देखते हैं। व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी? व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी? चलिए एक एग्जांपल के साथ, बहुत बेसिक डेफिनेशन। अब हमने लिया एग्जांपल 1-फ्लोरोब्यूटेन का। क्या है ये? 1-फ्लोरोब्यूटेन, 1-फ्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लिया। अब ऑब्वियस है भाई, कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लोरीन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। फ्लोरीन पे क्या आएगा? पार्शियल माइनस। पार्शियल क्यों भाई? बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स फ्लोरीन एज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल प्लस आएगा। अब इस कार्बन पे, चलो मैं नंबरिंग करता रहा हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4, रेफरेंस के लिए, केवल रेफरेंस के लिए। कार्बन नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि फ्लोरीन, उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए थोड़े से, तो थोड़ी सी उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। इसकी वजह से इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पर आएगा पार्शियल, पार्शियल प्लस, वो हम देखेंगे कि पार्शियल का मतलब क्या है। फिर ये अपने बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल 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 प्लस। जरा नोट कर ले इसको। ये है ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी, मतलब एक बार यहां पोलैरिटी जनरेट हुई ड्यू टू EN डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यही पोलैरिटी क्या हो रही है? मॉलिक्यूल में ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है अलोंग सिग्मा बॉन्ड, अलोंग सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आगे पाई बॉन्ड करो किसी और इफेक्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव में याद रखना है, ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी, इसलिए मैं नाम आके अलोंग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का इसमें रोल नहीं है, वो कहीं और होगा। एक बार यहां पोलैरिटी जनरेट हुई और वही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट। भाई ये थोड़ा सा डिफिशियंट हुआ, वो अपने बगल को डिफिशियंट कराएगा, वो अपने बगल वाले को, ये अपने बगल वाले को, यही है डिफिशियंसी का वो ट्रांसमिशन हो जा रहा है। पोलैरिटी एक बार जनरेट हुआ और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं बोलते फिजिक्स का टर्म है इंड्यूस्ड करंट, उस टाइप को समझ लीजिए। अब ये पार्शियल प्लस, पार्शियल पार्शियल प्लस का मतलब क्या है? तो सबसे ज्यादा नुकसान जिसका होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जहां क्रिएट होगी, दैट इज कार्बन नंबर 1, क्योंकि वो सबसे खतरनाक आदमी फ्लोरीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगा इलेक्ट्रॉन का, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो फील करेगा, वो है कार्बन नंबर 1। अरे डायरेक्टली कनेक्टेड है।
अब क्या होगा, ये आखिर में ये सब शुरू क्यों हुआ, ये डिफिशियंसी शुरू कहाँ से हुई, फ्लोरीन की वजह से। तो ये डिफिशियंसी, ये पार्ट्स चार्ज आना शुरू कहाँ से हुआ, फ्लोरीन की वजह से भाई। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कार्बन नंबर 1 को, फिर कार्बन नंबर 2 को नुकसान थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये पार्शियल पार्शियल प्लस का मतलब क्या है, नुकसान सबसे ज्यादा डिफिशियंसी जो क्रिएट हुई, ठीक है। कार्बन नंबर 1, चलो मैं C1 लिख दे रहा हूं, C1 विल बी मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये यहां पे मतलब है मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लोरीन, डायरेक्टली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। धीरे धीरे ये डिफिशियंसी कम होती जाएगी, धीरे धीरे नुकसान आप कम फील करेंगे। जैसे जैसे आप फ्लोरीन से, चूंकि कार्बन नंबर 2 फ्लोरीन से दूर हो गया तो इसको उतना नुकसान नहीं हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतना नहीं हुआ जितना कार्बन नंबर 1 का हुआ। कार्बन नंबर 3 और कम हो जाएगा डिफिशियंसी, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो कार्बन नंबर 1 का होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड। इस बात का ये मतलब है, आगे मैंने दिखाया नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। Inductive effect is distance dependent and usually it is not observed after 3 carbon. यूजुअली इट इज, इसलिए चौथे कार्बन पे या पांचवें पे दिखाते नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये डिफिशियंसी, नुकसान सबसे ज्यादा उसका हुआ, इसको थोड़ा कम नुकसान हुआ, इसको और कम। अब आगे वाले को कार्बन नंबर 4 फ्लोरीन से बहुत दूर हो गया, कार्बन नंबर 4 फ्लोरीन से बहुत दूर हो गया, तब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फ्लोरीन का, ये मतलब है। यूजुअली इट इज नॉट ऑब्जर्व, usually it is not observed after 3 carbon atoms। धीरे धीरे इफेक्ट कम होता जाएगा आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन एटम्स के बाद ये यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होता। थ्री कार्बन एटम फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन, तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से दूर जाते जाएंगे ये इफेक्ट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होती जाएगी। अब इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम देखेंगे, प्लीज ये कुछ थियरीज हैं पर अच्छा, इसका परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, बिल्कुल। अगर कहीं भी डिफरेंस है ईएन का तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। आगे देखेंगे टेम्पररी इफेक्ट्स में क्या होता है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, तभी दो अलग अलग मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, वो हम देखेंगे टेम्पररी इफेक्ट क्यों बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं, अगर एक भी मॉलिक्यूल वहां से हटा देंगे तो वो इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो टेम्पररी है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक की बात। यहाँ क्या है, एक मॉलिक्यूल में परमानेंट वो प्रेजेंट रहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मॉलिक्यूल में परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल डी एन का डिफरेंस होगा तो ये पोलराइजेशन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप का, इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो टाइप का। पहला है माइनस आई इफेक्ट, चाहे देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो पहले इसके लिए माइनस आई ग्रुप्स को समझते हैं। माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, डिफिनेशन लिखो चाहे मत लिखो, बहुत जरूरत नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पार्ट, कहीं लिखने को नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। इवन स्कूल के एग्जाम में बता रहा हूँ, कोई भी डिफिनेशन लिखने को नहीं आता है एनुअल एग्जाम में। भाई ऑब्जेक्टिव में तो आप सोच भी सकते हैं कि नहीं आएगा। एप्लीकेशन पार्ट की सर थ्योरी बता रहे हैं, ये तो कहानी जैसा लग ही रहा है बिल्कुल, तो कुछ तो यूज होगा और वही यूज बताएगा कि कहानी क्यों लिखी है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो माइनस आई क्या होते हैं, अ ग्रुप विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग ग्रुप, अ ग्रुप जैसे फ्लोरीन का था माइनस आई ग्रुप, अ ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ मोर देन हाइड्रोजन एटम इन द इफ इट ऑक्युपाई द सेम पोजीशन इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। जैसे फ्लोरीन का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड, फ्लोरीन क्या था माइनस आई ग्रुप। और भी बहुत सारे हैं, फ्लोरीन क्या कहलाएगा माइनस आई ग्रुप, और उस फिनोमेना को बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का, माइनस आई प्लस आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो गए माइनस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए प्लस आई। खींचने वाले ग्रुप माइनस आई, रिलीजिंग ग्रुप हो गए प्लस आई। तो वो डिफिनेशन लिखा हुआ है। फ्लोरीन तो आप सोच सकते हैं बिल्कुल, और भी है। अब ये बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ऑर्डर, ठीक है। माइनस आई पावर जिनका होता है माइनस आई इफेक्ट वाले, और उनका इंपॉर्टेंट है विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर। यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो हमने लिखा रखा है, आप चाहे तो इसको स्क्रीन शॉट कर लो, हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। NF3+ NR3+, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर है। ये सब माइनस आई इफेक्ट वाला है, सब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है वो है NF3+, फिर NR3+, SR2+, NH3+ एंड सो ऑन, NO2, CnCl। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। बिल्कुल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो, याद करने की बहुत जरूरत तो नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरत इसकी पड़ेगी। अब कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज, मैंने कहा दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इफेक्ट भी दो टाइप का, माइनस आई इफेक्ट मतलब विड्रॉइंग ग्रुप वाले, प्लस आई इफेक्ट मतलब रिलीजिंग ग्रुप वाले। वही लिखा भी गया है, अ ग्रुप दैट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन मोर देन हाइड्रोजन एटम इन द सेम पोजीशन इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जिस तरह से माइनस आई ग्रुप, माइनस आई पावर का कुछ ऑर्डर है, उस तरह प्लस आई पावर का भी कुछ ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग, वो है CH2-, फिर NH-, O-, CO-, Cr3, CHR2। R का मतलब एल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा एल्काइल ये बता रहे हैं, इन जनरल हम समझेंगे, याद नहीं करना है कि एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा लगे रहेंगे, एल्काइल मतलब मिथाइल एथाइल, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे उनका आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। वही लिखा गया है, Cr3, CHR2, CH2R, CH3। टी ट्रेटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन सेल। ये है प्लस आई ग्रुप का डिक्रीजिंग पावर। वो थे विड्रॉइंग ग्रुप, ये है डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, अब ये हो गई थ्योरी। अब बात है कि करेंगे क्या। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बताएगा कि वो ऑर्डर सर लिखा है उसका क्या करेंगे, ये प्लस आई माइनस का हम कहाँ ठीक है कहाँ यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखना, जिसने भी थ्योरी लिखी है उसके पहले पर्पज होगा, उसके पास डेटा होगा, उस डेटा को समझाने के लिए या बच्चों को बताने के लिए कि भाई ये बच्चे तो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं, एक्सपेरिमेंटल डेटा तो देखेंगे नहीं, तो आखिर में वो कैसे बताएंगे कौन एसिडिक ज़्यादा, कौन बेसिक ज़्यादा, कौन स्टेबल ज़्यादा, कैसे बताएंगे? कुछ कहानी दे दो उनको, जैसे बैलेंस बॉन्ड ने कहानी दे दी, लीजिए कहानी, और वो बताएंगे असली बात कि ये थ्योरी लिखी क्यों गई। थ्योरी लिखी गई है कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, और वही चीज़ें तो आपके लिए एक सवाल है, वही क्वेश्चन, वही तो आपके लिए क्वेश्चन है, वही तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। पहला है पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये सब हमने पढ़ लिया है, नहीं तो लास्ट लेक्चर देखिएगा कि कार्बोकेटायन क्या है, कार्बन आयन क्या है, ये सब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम पे इनको बेसिक तो जान ही लिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। अरेंज फॉलोइंग कार्बोकेटायन, अरेंज फॉलोइंग कार्बोकेटायन in decreasing order of stability, in decreasing order of stability। arrange following carbocation in decreasing order of stability। देखिए, CH3 CH2+, ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्यों भाई? जिस कार्बन में प्लस चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन है। आई होप कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप जानते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कार्बन जिसका जो अपने अलावा एक कार्बन से जुड़ा हो, जिसका नेबर केवल एक कार्बन हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो ये वाला कार्बोकेटायन क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये वाला जिसके नेबर में दो कार्बन हो, ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और ये है टर्सरी कार्बोकेटायन। अब पूछा गया है इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्यों आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जब हम रिएक्शन समझेंगे तब, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं। इनके बारे में धीरे धीरे जानते जानते हम बहुत कुछ आगे बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी की, और फिर हम आगे रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टेबिलिटी जान के कितना मजा आया था, कितना आसानी से हम बहुत कुछ बता पाए थे रिएक्शन के बारे में। तो पहला है, ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब जरा देखो, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी, ये है टर्सरी कार्बोकेटायन। अब यहां हम यूज करेंगे फिजिक्स का यूनिवर्सल सिद्धांत। याद रखिएगा, फिजिक्स के फॉर्म हम चीजें हमेशा भाई यूनिवर्सल होती है, उसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है, बस हम उसका यूज करेंगे। याद रखिए,
इससे पहले भी आपने कई बार ये सब कर लिया है, हाइड्रेशन एनर्जी हो, कोई भी चार्ज हो, बहुत सिंपल, हमेशा ये बात यूज करना है, कोई भी चार्ज हो वो जितना ज़्यादा डिस्पर्स रहेगा, जितना लार्ज एरिया में फैला रहेगा, कोई भी चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो, लोन पेयर हो, रेडिकल हो, कुछ भी हो, जितना लार्ज एरिया में डीलोकलाइज रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, उतना वो स्टेबल होता है। चार्ज डेंस जितना रहेगा, कम एरिया में ऑक्युपाइड रहेगा चार्ज, उसकी औकात ज़्यादा होती है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे भी। चार्ज जितना ज़्यादा डेंस होगा, चार्ज जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही वो रिएक्टिव होता है। मतलब क्या, रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ, अगर प्लस है तो आसपास माइनस वालों को बहुत तेजी से खींच लेगा, डेंस अगर है। अब हम इसी बात को उल्टा बोल रहे हैं कि ये डेंसिटी कम कर दीजिए, चार्ज की डेंसिटी को कम कर दीजिए, चार्ज को थोड़ा डिस्पर्स करा दीजिए तो आराम से रहेगा, औकात कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है। आप जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी आपने पढ़ा है। भाई फिजिक्स के सिद्धांत है, वो गलत कैसे हो सकते हैं, यूनिवर्सल, उसको आप बस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपनी थ्योरी में। हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। जरा देखो कि क्या ये नई बात नहीं बोली जा रही है। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल या बॉन्डिंग में आपने देखा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। पूछा जाए कि Li प्लस और Na प्लस में हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, Li प्लस पानी में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा भाई, Li प्लस, Li पे प्लस चार्ज है, वाटर का जो O माइनस वाला एंड है, ये डायपोल है, इसको अपनी ओर, वाटर का ये O माइनस वाले एंड को अपनी ओर, Li प्लस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, वो चारों ओर घेरेंगे। वाटर का वो H2O का जो O माइनस वाला डायपोल है वो Li प्लस को चारों ओर से घेर लेगा, इसको बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन, चाहे हाइड्रेशन। अगर पूछा जाए किसका ज्यादा हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो बिल्कुल चार्ज दोनों पे बराबर है, जिसका साइज कम, किसका साइज कम है, Li प्लस का, Li प्लस का साइज कम है, मतलब क्या होगा, Li प्लस का अट्रैक्शन पावर Na प्लस से ज्यादा है, Li प्लस के आसपास वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। Li प्लस के, लिथियम प्लस के आसपास वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि साइज कम होना चाहिए, साइज कम तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा और उसका अट्रैक्टिव पावर भी ज्यादा। अब बस हम उसी बात का रिवर्स यहाँ पे यूज करेंगे। आपने वहां बोला कि साइज जितना कम रहेगा, साइज जितना चार्ज, ठीक है, चार्ज ज्यादा हो, साइज जितना कम रहेगा उतना ज्यादा उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है, मतलब उतना ही वो चार्ज क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो क्या इस बात को हम रिवर्स नहीं बोल सकते हैं कि चार्ज को जितना ज्यादा आप डिस्पर्स करा दीजिए, चार्ज को जितना ज्यादा डिस्पर्स करा दीजिए उतना ही वो स्टेबल होगा। रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां आपने बात की थी रिएक्टिविटी की, आज हम बात कर रहे हैं उसी का रिवर्स, स्टेबिलिटी की, स्पेशल कुछ नहीं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो फिर आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताएगा, इस बात को नोट कर ले, इस ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बराबर यूज करेंगे, ठीक है। चार्ज, कोई भी चार्ज हो, प्लस माइनस लोन पेयर रेडिकल, विच इज डीलोकलाइज्ड चाहे डिस्पर्स, ठीक है, दूर एरिया में फैला हो, जितना फैला रहेगा उतना आराम से रहेगा, औकात कम हो जाएगी, ठीक है, उछलेगा नहीं ज्यादा। चार्ज विच इज डीलोकलाइज्ड, डिस्पर्स, ये वर्ड है बस, डिस्पर्स समझ लो, एज स्टेबल, जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, जितना दूर दूर एरिया में फैला रहेगा उतना ही वो आराम से रहेगा, स्टेबल होगा। आपने जब बोला कि कम एरिया में फैला है तो भाई औकात ज्यादा है तो फैला दूर कर दो। अब जरा देखिए तो इंडक्टिव यहाँ क्या समझाएगा, प्लीज, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, इसकी हम ठीक इसको नहीं काट सकते, इसमें कोई इफ बट नहीं कोई कर सकता, ठीक है, फिजिक्स की बात है, आप फिजिक्स में भी प्रूव भी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर जो होता है प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, उसी की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए इंडक्टिव का क्या रोल है, अब इंडक्टिव कैसे इसको कोरिलेट कराएगा आपसे। CS3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, हम देख सकते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना है, कोई बच्चा के सर इसको रटना है क्या, मैं हमेशा कहता हूँ पहले सवाल कर लो भाई, पहले आप नकल मार के इसको कॉपी करके सवाल कर लो, फिर देख देख करते करते आपको ऐसा लगे कि फुकट का था, वो रटने की कोई जरूरत खास थी नहीं, बहुत सिंपल है। आप जैसे, मैंने हमेशा फोकस ये नहीं कि ऑर्डर रटना है, ये एग्जाम में आएगा, ऑर्डर नहीं, पहले आप उसको कॉपी करके बार बार उसको रिफर करके देख देख के सवाल करिए, ठीक है, ऑर्डर अपने आप याद हो जाते हैं। तो मिथाइल ग्रुप कैसे, एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, प्लस, उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मिथाइल एथाइल ये सब कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा,
मैं लिख दे रहा हूँ, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। मिथाइल का कौन सा आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, पार्शियल प्लस आता है। पार्शियल प्लस आता है, आता है कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, पार्शियल प्लस आएगा। अब देखो क्या हुआ, अब इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, ये देखो प्लस चार्ज जो यहाँ था वो अब डिस्पर्स होकर थोड़ा यहाँ आ गया। इसका मतलब यही हुआ, ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, पार्शियल प्लस चार्ज आ रहा है। अब क्या हुआ, प्लस जो वहां था वो डीलोकलाइज होकर यहाँ दिख रहा है। इसमें जरा देखिए, यहां से भी, भाई दोनों दो दो मिथाइल ग्रुप है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो पार्शियल प्लस यहां भी आएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें भी पार्शियल प्लस आएगा। अब इसमें देखो, प्लस यहां था, यहां 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 डिस्पर्सन हो रहा है। इसमें जरा देखिए प्लस का डिस्पर्सन, अब इसमें वही डिस्पर्सन तीन जगह से होगा, वही प्लस का डीलोकलाइजेशन तीन जगह पे होगा। भाई तीन तीन मिथाइल ग्रुप है डोनेट प्लस आई इफेक्ट वाले, जब भी अभी ये प्लस आई इफेक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इन पे क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। अब दिख रहा है कि सबसे ज्यादा चार्ज जो डिस्पर्स हुआ है, डीलोकलाइज हुआ है, दूर, ठीक है, ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, वो है तीसरा वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कोई भी चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही वो स्टेबल होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है। और जितना ज्यादा लोकलाइज रहेगा वो उतना रिएक्टिव होगा। देख लो, तो भाई हम कैसे जाने, शुरू में तो देख के नहीं पता चल रहा था, अब पता चला थ्योरी का क्या यूज है। थ्योरी ने क्या किया, फिर इसका सिद्धांत यूज किया। फिर इंडक्टिव का क्या मतलब है, फिर इंडक्टिव का क्या रोल था, उस कहानी का कैसे यूज किया, उस कहानी का हमने यूज किया कि इस स्टेबिलिटी को समझाने में। उस कहानी से हमको आइडिया लग गया, कहानी छोटी हो चाहे सच्ची हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने जब लगाया तो उससे इतना तो फील हो ही रहा है, उतना तो फील हो ही रहा है कि प्लस क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ इसमें दो जगह, इसमें तीन तीन जगह प्लस चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, टर्सरी कार्बोकेटायन। उससे कम सेकेंडरी है, सबसे कम प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये टर्म हो गया, पहले बेसिक बेसिक सवाल फिर मिला के भी करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, कोई भी चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो उतना ही वो आराम से रहता है। अब दूसरा फैक्टर यूज करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस को स्टेबलाइज करते हैं, एक कंक्लूजन मिल गया हमको। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। आगे ये सब बहुत यूज होगा। प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन, चलिए देखते हैं। CH3 CH2 माइनस, यहां माइनस, अब देखिए जरा, अब देखते हैं कि बाकी ग्रुप का क्या रोल है। CH2 माइनस, मैंने कहा कोई भी चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो जितना डिस्पर्स होना चाहिए, अगर डिस्पर्स होगा तो स्टेबल होगा, डिस्पर्स होगा तो स्टेबल होगा। अब डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं वो आपका इफेक्ट बताएगा। इसमें जरा देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए हमको चाहिए ये चार्ज यहाँ से डिस्पर्स हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, माइनस चार्ज है, ये डिस्पर्स होना चाहिए दूर तक। अब ये देखिए मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, ये चार्ज की डेंसिटी और बढ़ा रहा है। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भाई ऑब्वियस इसे भाई देगा तो पार्शियल प्लस आएगा, तो यहाँ पार्शियल माइनस भी तो आएगा। यहाँ पार्शियल प्लस भाई ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पे आएगा पार्शियल प्लस, तो इस पे पार्शियल माइनस भी आएगा, और वो और बढ़ रहा है। पहले से माइनस था और माइनस बढ़ा दे रहा है। हमको कम करना था वहां पे, हमको चार्ज का क्या कर रहा था, कम करना था। आपने माइनस डेंसिटी और बढ़ा दी, लोकलाइज कर दिया। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एरो भी दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं कि यहाँ से दूर जाए, भाई माइनस चार्ज है इसमें, इलेक्ट्रॉन दूर, ठीक है, ज्यादा रे में डिस्पर्स हो, आप तो और बढ़ा रहे हो उस पर। अब देखिए NO2 का यहाँ रोल क्या है, NO2 का कौन सा इफेक्ट है, NO2 का देख लीजिए लिस्ट में माइनस आई इफेक्ट होता है, विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 बगल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, NO2 की वजह से ये भाई NO2 CH2 से विड्रॉ करेगा। अब ट्रांसमिशन होता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ पोलरिटी। NO2 यहाँ डिफिशियंसी क्रिएट करेगा CH2 पे, और उसकी वजह से CH2 बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, माइनस चार्ज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ भी तो पार्शियल माइनस आएगा, माइनस यहाँ था अब यहाँ भी माइनस, डीलोकलाइज,
वो काम सीएन को भी लिस्ट में देख लीजिए आप। अभी क्यों मैंने कहा हमेशा याद नहीं करना चाहिए, पहले एप्लीकेशन कर लो, बार बार लिस्ट रेफर करो। सीएन भी देखिए, सीएन भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन ही कराएगा। एरो के डायरेक्शन से पता चल जाएगा। आप यहाँ एरो देखिए, एरो देखिए, प्लस माइनस नहीं भी करेंगे तो देखिए एरो से दिख रहा है कि इस पे हम चाहते हैं कि माइनस चार्ज हो, दूर जाए, डिस्पर्स डिस्पर्स हो। आप तो बढ़ा रहे हैं, डिस्पर्स तो NO2 करा रहा है, सीएन करा रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो ये 1 2 और 3 है, अगर 1 2 3 नंबरिंग कर दे, इसकी 1 2 3 नंबरिंग कर दे तो 2 और 3 जो है 1 से तो अच्छे हैं, क्योंकि 1 में चार्ज आप लोकलाइज करा रहे हैं, हमको क्या कराना है, चार्ज को डीलोकलाइज डिस्पर्स कराना है। अब दोनों में अच्छा डिस्पर्स कौन कराएगा, NO2 और सीएन में? इसके लिए क्या देखेंगे हम, माइनस आई का पावर। माइनस आई का पावर देखेंगे तो NO2 का माइनस आई पावर, NO2 का माइनस आई पावर जो है देख लो, चेक करो यहाँ पे, सीएन से ज्यादा है, यहाँ पे काम आएगा। ये जो ऑर्डर लिखा गया था यहाँ के लिए काम आएगा। जब दोनों मिल गए अच्छे वाले, उनमें से ज्यादा अच्छा कौन है, तो रिलेटिव पावर देख लेंगे, NO2 का माइनस आई पावर सीएन से ज्यादा है, तो आंसर हमारे पास आ गया क्या, सबसे स्टेबल जो होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे 2 फिर 3 और सबसे बेकार 1, ये है स्टेबिलिटी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि माइनस आई जो ग्रुप होते हैं, प्लस आई किसको स्टेबलाइज करते हैं, कार्बोकेटाइन को। माइनस आई वाले किसको स्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई ग्रुप। चाहे तो वहां लिख लेना एक लाइन कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। तो माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइजेज कार्बेनाइन, कार्बेनाइंस, चाहे कोई भी एनायन हो। माइनस आई ग्रुप किसको स्टेबलाइज करते हैं, कार्बेनाइन। जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा वो कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई रहेगा वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। क्यों, चार्ज डिस्पर्सन, उनका काम है चार्ज को डिस्पर्स कराना। आप चेक कर सकते हैं, माइनस वहां है, यहाँ माइनस दिख रहा है, ठीक है, वो थ्योरी के थ्रू ही दिख रहा है, अलग बात है, लेकिन आप यही दिखाना चाहते हैं कि माइनस का हो रहा है डिस्पर्सन, चार्ज का हो रहा है डिस्पर्सन। अब देखिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए फिर से कि स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये जैसे हमने कार्बोकेटाइन किया था, आप कार्बेनाइन कर लेते हैं। ये है प्राइमरी कार्बेनाइन, सेकेंडरी कार्बेनाइन और टर्सरी कार्बेनाइन। बस आपको एरो बनाना है ग्रुप के नेचर के हिसाब से, प्लस आई माइनस आई के हिसाब से आपको एरो बनाना है, समझ में आ जाएगा। एरो बनाते हैं, चलिए। मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट है, मिथाइल ग्रुप कैसा डोनेट भाई है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई की थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस, इस पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस। लीजिए ये देखिए, आप यही चाहते थे क्या, आप चाहते थे यहाँ से चार्ज कम हो, माइनस चार्ज कम हो, यहाँ से आपने और बढ़ा दी, बढ़ा के लिखा आपने, माइनस तो था ही, पार्शियल माइनस और बढ़ा दिया आपने। हम चाहते हैं यहाँ चार्ज कम हो, डिस्पर्स हो वहां से, आप और लोकलाइज करा रहे हैं। और देखिए इसमें, देखिए ये दोनों का, दोनों प्लस आई इफेक्ट है, दो दो जगह से प्लस आई लगेगा, दो दो जगह से प्लस आई लगेगा, ये प्लस आई लगेगा तो यहाँ से 2 डेल्टा माइनस आ जाएगा। लीजिए आप देखिए, ये कम किया आपने, कम किया, देखो खुद देखो, सिंपल सी बात है, माइनस में कुछ और एडिशन ही कर दिया आपने, आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाई दी वहां पे, ये तो और रिएक्टिव हो जाएगा। अरे इनको छोड़िए, तो बेकार, बेचारे बेकार है ही। ये देखिए 3 3 लो हमको, ठीक है, देखो जरा, अब इसमें 3 डेल्टा माइनस लिखोगे, क्या आपने कम किया है कि और बढ़ा दिया, आपने माइनस चार्ज को वहां से कम किया कि और बढ़ा दिया, दिख रहा है बढ़ा दिया भाई। जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना वो क्या होगा, रिएक्टिव होता जाएगा। तो ऑब्वियस है, सबसे अगर स्टेबिलिटी की इनमें बात करते हैं तो सबसे स्टेबल खुद ही, बेकार तो तीनों है, तीनों ही अनस्टेबल है, लेकिन सबसे स्टेबल इन तीनों में ये है, फिर ये सबसे बेकार। जरा देखिए, सिंपल एरो बनाते ही पता चल जाएगा कि आप चार्ज को डिस्पर्स करा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उस पर याद नहीं करना है। एरो कैसे बनाना है भाई, वो डिपेंड करता है, भाई प्लस आई ग्रुप थे तो एरो उधर बनाना है, माइनस आई तो एरो उल्टा बनाता है, ठीक है, ये फायदा है। लेकिन ये जो ये सब मेरा भाई, कहानी भले से झूठी हो, ये क्या खींच रहा है दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो हम आंसर निकाल लेना, ये बिल्कुल सच है। ये सबसे स्टेबल कार्बन होता है, वो बेकार होता है सबसे, आंसर ही रियल है यार, क्वेश्चन आंसर ही वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है। उन्हीं को समझाने के लिए तो कहानी बनाई जाती है, उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए कि बच्चे कैसे, बच्चे तो नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल करने और एक्सपेरिमेंट से उसको कार्बन की स्टेबिलिटी चेक करने, तो कैसे करेंगे वो। हर सवाल में थोड़ी नहीं कह रहे रुक जाइए सर, बता रहे सर ने पूछा है कि स्टेबिलिटी बताओ, कह रहे रुक जाइए सर, जा रहा है एक्सपेरिमेंट करके जो होता है वो करके आ रहे तो बता रहे हैं, ऐसा तो करोगे नहीं, ऐसा तो करोगे नहीं, तो कैसे करोगे सर, कहानी है हमारे पास, ठीक है, महान लोगों ने लिख रखी है कहानियां और उनको यूज करेंगे, ठीक है।
उन कहानियों में हम लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, लेकिन उनको यूज करके आंसर सही बताएंगे आपको। यही पूरा पर्पज है केमिस्ट्री का, यही पूरा पर्पज है। ठीक है, तो ये बात की हमने, थोड़ा सिंपल सिंपल करते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे। अब तक हमने दो टर्म देख लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, और उनमें एक जनरल टर्म क्या देखा कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन में, कि डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, प्लस आई ही बात करें, प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई ग्रुप कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करते हैं। प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई ग्रुप कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करते हैं। रीजन तो वही है, चार्ज का डिस्पर्सन। विड्रॉइंग ग्रुप किसको डिस्पर्स कराते हैं, माइनस चार्ज को। डोनेटिंग ग्रुप किसको डिस्पर्स कराते हैं, प्लस चार्ज को। इस बात को एक कंक्लूजन की तरह नोट कर लें कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, चाहे केटाइन को, इन जनरल कार्बोकेटाइन के अलावा भी केटाइन हो सकते हैं, और माइनस आई ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करते हैं। अब इनका एक और एप्लीकेशन, तीसरा है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, अब देखना, मान लो हमको पूछ दिया विच इज, सिंपल, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अभी हम दो एसिड की बात करेंगे। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिटिक एसिड या फ्लोरोएसिटिक एसिड। भाई ये एथेनोइक एसिड, वो है 2-फ्लोरोएथेनोइक एसिड। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? ठीक है, तो सबसे पहला जवाब यही होगा, अगर आपने आयनिक पढ़ा है तो सबसे देखिए प्रॉपर इसका जवाब क्या होगा कि सर रुकिए विकिपीडिया पे चेक कर लेते हैं कि किसका के 25 डिग्री सेल्सियस पे किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। बिल्कुल, और आपको मिल जाएगा जवाब वहां से, आप और फिर यहां से आंसर लिख देंगे। लेकिन अब क्या है, या अगर एग्जाम में आ गया तो विकिपीडिया खोलेंगे क्या, या बहुत सारे सवाल होंगे तो कैसे करेंगे? रिजल्ट सही, प्रॉपर आंसर तो वही है कि जिसका के ज्यादा होगा, जिसका के ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका ज्यादा हो। लेकिन वही तो है कि अब वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, तो हम कैसे करें? तो भाई वही वही कहानी तो है, इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से विदाउट विकिपीडिया देके बता देगा, आपको समझा देगा कि आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इंडक्टिव इफेक्ट बता देगा कि सर जरा रहने दो, के देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे बता देना और वो सही होगा, और वो सही होगा। प्रॉपर आंसर वो था, लेकिन अब कैसे भाई, विकिपीडिया खोले बिना कैसे करें? चलिए, अब तक हमने देखा चार्ज जो जितना ज्यादा, एक ही लाइन तो है मेन, चार्ज कोई भी हो जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, दूर तक डिस्पर्स होगा, उतना ही स्टेबल होता है। ये कोई किसी भी आप देखेंगे न्यूट्रल कंपाउंड्स, चार्ज तो है नहीं, कहीं प्लस माइनस दिख रहा है इसमें, अरे कंपाउंड्स यार कहाँ है प्लस माइनस? तो बनाते हैं, बनाएंगे हम इसका प्लस माइनस, क्या बनाएंगे अब देखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम को याद करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। अब क्यों कॉन्जुगेट बेस बनाने चले, अब हम बनाए देखेंगे कि सर ये कॉन्जुगेट बेस की क्या बात। ठीक है, देखते हैं, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, जो ओ से जुड़ा है उसको निकाल दीजिए, दोनों का हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, दोनों के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हम बना लेंगे, दोनों एसिड के, चाहे जितने भी एसिड हो, दोनों के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हम बना लेंगे। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा या वीक होगा, स्टेबल का मतलब वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब रिएक्टिव। ठीक है, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा वो करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, रिलेटिवली वीकर बेस होगा, वो क्या होगा, उसको करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। यही हमारा पर्पज है। और वीक का मतलब होता है स्टेबल। क्यों कॉन्जुगेट बेस वाले टर्म पे जाना पड़ा? क्योंकि फिर से हम, क्योंकि हम यूज करना चाहते हैं अपना मेन लैंग्वेज कि चार्ज की स्टेबिलिटी। ठीक है, हम जानते हैं मेनली चार्ज की स्टेबिलिटी, और एक बार चार्ज बना लिया तो आसान है हमारे लिए, एक बार चार्ज बना लिया तो चीज़ों को कोरिलेट करना आसान होगा। ये कंपाउंड थे तो हम बेहतर है चार्ज पे चले गए, और ये चार्ज तब बनेंगे जब इनका कॉन्जुगेट बेस हम सोचेंगे। अब देखते हैं इन दोनों में स्टेबल कौन सा है। अब तो आसान है, माइनस चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, देखिए जरा, इसमें कैसा ग्रुप लगा है, भाई ऑब्वियस है, कोई भी चार्ज हो, यहाँ तो माइनस है, जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना वो स्टेबल होता है, उतना हो स्टेबल होता है। ये देखिए,
इसमें क्या लगा है, मिथाइल। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है भाई, डोनेटिंग प्लस आई ग्रुप है। मिथाइल देख लीजिए, लिस्ट में देख लीजिए, सिंपल प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप है तो यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, लेकिन इस पे तो पार्शियल माइनस आ जाएगा, इस पे तो चार्ज बढ़ गया। घटाया क्या आपने, इस पे चार्ज बढ़ा दिया आपने। और अब देखिए एफ का क्या इफेक्ट है, एफ क्या है, एफ कैसा ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। एफ पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस आएगा, देखिए जरा एफ पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस। अब देखो वो क्या हुआ, माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स हो रहा है, माइनस चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। वैसे मैंने देखा इतना कर ना भी कर दे तो क्या, एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। केटायन को डोनेटिंग ग्रुप। हमारा किसका स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, एनायन के डिस्पर्सन की बात कर रहे थे। अब दोनों में अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, दोनों में कौन सा स्टेबल ज्यादा है, बिल्कुल दूसरा वाला, क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। देख लीजिए, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, और दूसरा वाला स्टेबल ज्यादा है। स्टेबल मतलब वीक है ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वीकर बेस है। जो ज्यादा स्टेबल का मतलब ये कि क्या, वीक चीजें, ये दिस इज वीकर बेस, वीकर कॉन्जुगेट बेस। कौन सा, ये जो है फ्लोरोएसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीकर बेस है देन एसिटिक एसिड इटसेल्फ। तो चूंकि ये कॉन्जुगेट बेस वीक है तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा स्ट्रांग होगा, ये मिल गया हमको ऑर्डर, ये है एसिडिक कैरेक्टर। जो कॉरस्पॉन्ड कॉन्जुगेट बेस वीक होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो हम थोड़ा इनडायरेक्ट किया गया, आप समझे, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बेस ये सब नहीं निकालना था, ये सब कुछ नहीं निकालना था, क्वेश्चन तो एसिडिक का था। आप यहाँ क्यों चले गए, क्योंकि सर हम चाहते थे, हम वो वाली लाइन यूज करना चाहते थे कि चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होता है उतना वो स्टेबल होता है। उस थ्योरी को यूज करने के लिए हमने पहले चार्ज के फॉर्म में बना दिया। चार्ज के फॉर्म बनाने कैसे बनाया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब चार्ज के हिसाब से हम सोच ही लेते हैं, हम जानते हैं माइनस और प्लस कैसे स्टेबलाइज होते हैं। माइनस को स्टेबलाइज करते हैं विड्रॉइंग ग्रुप्स, प्लस को स्टेबलाइज करते हैं, जो कि है नहीं, आगे आएगा, विद डोनेटिंग ग्रुप। तो माइनस में इसमें लगा था विड्रॉइंग ग्रुप, तो डिस्पर्सन हुआ, ये स्टेबल ज़्यादा है, मतलब ये वीकर कॉन्जुगेट बेस है। याद रखिए, जितना स्टेबल मतलब वो वीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब रिएक्टिव, वीक मतलब स्टेबल। तो चूंकि ये स्टेबल ज़्यादा है मतलब वीकर बेस है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला एसिड फ्लोरो एथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। नेट पे डेटा देखेंगे तो के आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि फ्लोरो एसिटिक एसिड का के किसी गिवन टेम्परेचर पे इनसे तो ज़्यादा ही है। तो बिना विकिपीडिया देखे हम रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर पाए, और वो एक्यूरेट ही निकलते हैं। ये है थ्योरी का। तो आपने यूज किया इंडक्टिव की थ्योरी, आपने कहानी यूज की, हवा में नहीं ये बोला है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम कहानी कहानी लिखने को नहीं आता है, ये इंडक्टिव लिखिए। अप्लीकेशन पार्ट, अप्लीकेशन पार्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अब चलिए एक और इस पे कर लेते हैं। मान लो ये दे दिया, फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन भी किया जाएगा। और यहां लगा दिया NO2। अब हम समझ गए, एक एक बात कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या, कि एसिडिक कैरेक्टर, क्या हम इस बात को लिख सकते हैं ओवरऑल कंक्लूजन, अगर हमको माइनस वगैरह ना बनाना पड़े, एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बिल्कुल यही तो हुआ। अगर उस बात सवाल को फिर से देखो तो यही तो मतलब निकला, एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, क्यों बढ़ेगा वो एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, लेकिन जल्दी करना है भाई, जल्दी करना सवाल। एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा, प्लीज, वो हो चुका। अब आंसर क्लियर, ताकि जल्दी सवाल कर सके। तो इनमें हम फिर से एसिडिक कैरेक्टर करता है, ऑब्वियस है। जरा देखो, ये देखो, माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये तो हम देख सकते हैं। इनमें से कौन ज्यादा, NO2 का आई पावर देख लेंगे, NO2 का माइनस आई पावर फ्लोरीन से ज्यादा है, तो ऑर्डर भी यही है, ऑर्डर भी यही है। किसका ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर। वो कॉन्जुगेट बेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो कंक्लूजन लिख लिया ना, वो समझने के बाद हमने लिख लिया। छोटी छोटी बातें फिर से बात, एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई ग्रुप। केटायन को प्लस आई ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई रहेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जल्दी करने के लिए सवाल करना है, ठीक है।
अब एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, तब हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। एक और एप्लीकेशन, तो अब तक हमने 3 एप्लीकेशन देख लिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की, और एसिडिक कैरेक्टर। अब बात आती है बेसिक कैरेक्टर की, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, एक बार बेसिक बेसिक चीजें समझ ली आपने ना, थोड़ी थोड़ी ना, पार्ट वाइज, तो फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे, कंबाइंड क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो हम सिंपल लेते हैं। मान लो पूछा गया है CH3NH2, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये है एक है, ये है प्राइमरी अमाइन। आप आई होप कि आप प्राइमरी सेकेंडरी सब जानते हैं टर्म, IPSC में पढ़ाई है। और ये है सेकेंडरी अमाइन। अमाइंस बेसिक होते हैं, क्यों बेसिक है? इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो लेविस बेस होगा ही। अब पूछा गया है इनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, आउट ऑफ मेथिनामाइन एंड एन मेथाइल मेथिनामाइन विच इज स्ट्रॉन्गर बेस। अभी दो रहते हैं, क्यों और क्यों, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड वाई। तो पहला हम डिटेल में करेंगे, फिर शॉर्टकट इसका लिखेंगे, विच इज आउट ऑफ मेथिनामाइन एंड एन मेथिनामाइन विच इज स्ट्रॉन्गर बेस इन गैसियस फेज। आगे हम देखेंगे कि गैसियस फेज सर ने क्यों लिखा, अभी नहीं, आज नहीं, इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, एंड वाई विच इज स्ट्रॉन्गर बेस इन गैसेस फेज एंड वाई। ठीक है, ठीक, फिर से वही थ्योरी। भाई हम कंफर्टेबल क्या है, किस टाइप की स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा कंफर्टेबल है, वो है चार्ज की स्टेबिलिटी। अगर प्लस माइनस दिखता तो फटाक से सोच लेते हैं, अगर प्लस माइनस दिख रहा होता तो सोचते हैं कि प्लस, अरे चार्ज मिल गया। चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतना आराम से रहेगा, चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतना ही वो आराम से रहेगा। कहीं भी आपको चार्ज इसमें दिख नहीं रहा, क्या किसी न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं इसमें, तो बना दीजिए ना। जैसे उसमें क्या बना था, कॉन्जुगेट बेस, अब बनाइए इसका क्या। अगर आपने आयनिक पढ़ा होगा तो दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सर इस बार बनाने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्यों बना रहे हैं बिल, सोचो जरा, क्यों आखिर में हमको थोड़ा इनडायरेक्टली क्यों जाना पड़ा है क्वेश्चन पे। डायरेक्ट सवाल वो अलग है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ और रास्ता भटक के चले जा रहे हैं, क्योंकि क्या यूज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज की बात हम यूज करना चाहते हैं। ये है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या जोड़ दिया हमने, एक H प्लस जोड़ दिया दोनों में, इसका भी कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए। चलिए ये क्या बनेगा, और एक बार कंक्लूजन मिल गया तो फिर फटाफट यूज करेंगे। एक बार कंक्लूजन हमारा आ गया, प्लीज पहला एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होना चाहिए, पहले सवाल का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, बाद में शॉर्टकट है, यही तो कर रहे हैं, बाद में शॉर्टकट यही। अब ये तो नहीं एग्जाम में करने जाओगे तो हमेशा आप बनाएंगे ये कार्बोकेटायन एसिडिटी कॉन्जुगेट एसिड बनाते रह जाओगे यार, सवाल बहुत सारे आते हैं। तो कुछ हम पहले डिटेल देखेंगे, फिर उसका शॉर्टकट क्वेश्चन में यूज करते रहेंगे। हाँ, अब कॉन्जुगेट एसिड दोनों को बना लिया। अब क्या फायदा हुआ, अब हमको दिख रहा है प्लस चार्ज, अब हमको दिख रहा है प्लस चार्ज। और वैसे भी ना भी करे तो अब समझ गया है प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है, डोनेटिंग की विड्रॉइंग, ऑब्वियस है डोनेटिंग। शुरुआत में हमने कर लिया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, प्लस आई ग्रुप जितने ज़्यादा लगे रहेंगे कार्बोकेटायन उतना ही स्टेबल होगा। चलिए इस बार कार्बोकेटायन नहीं तो क्या हुआ, इन पे प्लस है, देखिए प्लस। अब देखो प्लस बगल में CH3 का क्या इफेक्ट है, बगल में CH3 का है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से CH3 पे आएगा प्लस चार्ज। अब देखो चार्ज का हो गया डिस्पर्सन, चार्ज का क्या हो गया डिस्पर्सन। आप ऐसे भी दिख सकते हैं, इस पे प्लस है, इससे पार्शियल माइनस आएगा, कम ही तो हो रहा है, कम ही तो हो रहा है। वैसे भी देख सकते हो, यहाँ पार्शियल प्लस आएगा, इससे पार्शियल माइनस आएगा, ये कम हो रहा है। हम यही चाहते हैं चार्ज डिस्पर्स हो, यहाँ न रहे, दूर तक फैले, कम हो वहां से। ये देखिए यहाँ, ये देखिए इधर से दो दो लोग, दो दो प्लस आई, तीन देता तो और अच्छा होता। आप देख सकते हैं किसमें चार्ज डिस्पर्सन ज़्यादा है, अरे जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगे रहेंगे प्लस का डिस्पर्सन उतना ज़्यादा होगा, और उतना ही कौन सा स्टेबल मिल गया अब हमको, मतलब अब हमको मिल गया स्टेबिलिटी का। अगर ऑर्डर करें तो ये है स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, मतलब ये है, इसका मतलब जो ज़्यादा स्टेबल मतलब क्या है, वो वीक एसिड है। दिस इज वीकर कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज वीकर कॉन्जुगेट, वीकर मतलब उसके रेफरेंस में वीकर कॉन्जुगेट एसिड। अब जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा जितना ज़्यादा, वो कॉरस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रांग होगा। तो आंसर भी सामने है, आंसर भी सामने है, ये है बेसिसिटी का ऑर्डर, ये है बेसिसिटी का ऑर्डर।
और कर लो प्लीज, ये एक्सप्लेनेशन जरूर समझना, बाद में तो हम शॉर्टकट करेंगे अलग बात है, पहला एक्सप्लेनेशन मेन है, ये आगे भी बहुत काम आएगा भाई। ये चूंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक था, एन मिथाइल मिथेनामाइन का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक है कंपेरिजन टू दिस मिथेनामाइन इटसेल्फ, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग बेस वो स्ट्रांग होगा। एन मिथाइल मिथेनामाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथेनामाइन इटसेल्फ, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड में चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू मिथाइल ग्रुप। इसमें लगा केवल एक मिथाइल ग्रुप, इसमें लगे हैं दो दो मिथाइल ग्रुप, दोनों जगह से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस का डिस्पर्सन होगा। तो क्या अब हम जनरल कंक्लूजन एक लिख सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जल्दी करने के लिए इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, बेसिक कैरेक्टर जस्ट रिवर्स प्लस आई इफेक्ट। यही तो हुआ, उसमें दो दो जगह से प्लस आई था, इसमें एक जगह से। इन्हीं बार बार आप कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, ये तो भाई भाई शुरुआत क्वेश्चन है तो समझने के लिए बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है। मान लो कहीं लिखने को भी आ गया तो आप ये नहीं लिख सकते, ये बात फालतू की, ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली सर ये बेसिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्यों हो जाता है। अगर कहीं सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ये तो बात बस यूज करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है विदाउट एक्सप्लेनेशन, बस आंसर लिखने हैं, ऑर्डर सेट करना है, तो वहां जल्दी करने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन इन केस कहीं आंसर लिखना है डिटेल की वाई इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन, तो प्लीज ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड बना के रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो ध्यान दें। तो एक हमने बेसिक बेसिक चीजें कर ली है, अब आते हैं थोड़ा जनरल क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं थोड़े कंबाइंड क्वेश्चन पे, बेसिक थोड़ा देख लिया। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ फिर से शॉर्टकट, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट, वो हमने देख लिया क्यों, क्यों अब बात की बात है, प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना अब देखते हैं Cl का भी माइनस आई, Cl का भी माइनस आई, NO2 का भी माइनस आई, OCH3 का भी माइनस आई, तीनों ही माइनस आई ग्रुप है। देख लीजिए अब क्या करें, ऑब्वियस ऑर्डर देखेंगे भाई, ऑर्डर देखेंगे और याद नहीं करेंगे, पहले सवाल करेंगे, ठीक है। याद नहीं करना है, पहले सवाल करिए ना चुपचाप, याद नहीं करना, पहले 50 क्वेश्चन लगा लो ना, खुद ही इतनी बार आएगा कि वो खुद ही याद हो जाता है। बेवकूफ़ों की तरह रटते रहिए, या दूसरा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर अप्रोच क्या है, क्वेश्चन लगाइए, बार बार रेफर करिए, अपने आप जब एक ही चीज बार बार रिपीट होगी तो अपने आप पोजीशंस दिमाग में छप जाती है कौन कहा है। तो क्या क्या है भाई, टर्म क्या क्या है, Cl था, NO2 था और OR, अरे आर मतलब यहाँ पे OR मतलब OCH3 OCH5, बहुत कुछ हो सकता है। अब देख लीजिए ऑर्डर हमारे पास सेट है, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग पावर है NO2 का, फिर Cl का, फिर OR का, NO2 फिर Cl फिर OR, तो आंसर क्लियर है, अब आ जाएगा आंसर। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसका, मान लो ये 1 है, चलिए देख लीजिएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 2, फिर कौन सा होगा 2, फिर से 1, और सबसे बेकार 3, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर मेटाक्लोरोफिनॉल और फिर सबसे बेकार मेटामेथॉक्सी फिनॉल। अब आसान होगा चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं फिर से, एसिडिक कैरेक्टर है तो ऑब्वियस यार माइनस आई भी देखो ना, ये देखो माइनस आई, ये है Br का माइनस आई इफेक्ट, CH3 बेकार है, प्लस आई ये तो बेकार होगा सबसे। F और Br में किसका माइनस आई ज्यादा, F का ज्यादा, तो आंसर क्लियर है 2, फिर 3, फिर 1, वही आंसर है एसिडिक कैरेक्टर। माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, अब माइनस आई दो दो जगह लग गया, अब प्लस आई वाला, इसका मतलब ये भी है कि माइनस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि प्लस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। लीजिए फिर से एक और क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा और, ये देखिए एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, मिथाइल इथाइल का क्या होता है, प्लस आई, वो तो हमारे लिए एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन वही है, एसिडिक कैरेक्टर में सेट करना है, सही नहीं है। एफ का माइनस आई, अब ज्यादा नहीं करना है, यहां भी एफ का माइनस आई। अब यहां देखते हैं
तो इतना सबसे बेकार कौन सा है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे सबसे बेकार एसिड कौन सा होगा, पहला वाला। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। सबसे बेकार पहला वाला। अब दोनों में फ्लोरीन लगा है, अब फ्लोरीन भाई पावर तो बराबर है, लेकिन अब जरा देखिए अंतर कुछ तो है। फ्लोरीन की पोजीशन को जरा देखिए, ये है रेफरेंस, आप इसी की रेफरेंस बोले ना। आप क्या करेंगे भाई, इस इसी ओ ओ एच के रेफरेंस से बोल रहे हैं आप, यही एच हटाएंगे, ओ माइनस की स्टेबिलिटी देखेंगे कि ओ पे माइनस चार्ज आएगा, कितना डिस्पर्स हो रहा है। अब क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, धीरे धीरे उसकी औकात कम होती जाती है। जैसे जैसे आप रेफरेंस पोजीशन से दूर होते जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। फ्लोरीन का बिल्कुल माइनस आई पावर है, लेकिन वो माइनस आई पावर जब ओ एच के जैसे पास रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। फ्लोरीन बिल्कुल माइनस आई, वहां भी है माइनस आई, लेकिन जितना ज्यादा ओ एच के पास रहेगा, रेफरेंस चीज के जितना ज्यादा पास रहेगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। ये देखिए फ्लोरीन वहां ज्यादा पास है, यहाँ दूर हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और दूर करेंगे तो फिर इनकी औकात और कम हो जाएगी। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन से जितना पास रहेंगे इंडक्टिव उतना ही काम करेगा, चाहे माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो। तो क्या है, तो आंसर क्लियर है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है 3, फिर 2, सबसे बेकार है 1, सबसे बेकार है 1। ठीक है, देख लो देख लो, 3, 2, 1, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यहां फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा ऑब्जर्व होगा कि क्लोजर टू रेफरेंस पोजीशन है ओ एच, और यहां माइनस थोड़ा दूर हो गया माइनस आई। किसके रेफरेंस से बोल रहे हैं भाई, दूर पास किसी की रेफरेंस से बोल रहे हैं यार, वो ओ एच का, क्योंकि यही है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन से जितना दूर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन से ओ एच वाला, एसिडिक हाइड्रोजन से फ्लोरीन जितना दूर दूर रहेगा, उसका इफेक्ट उतना ही कम ऑब्जर्व होगा और कम होती जाएगी उसकी। अब देखते हैं, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। चलिए, कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, डोनेटिंग ग्रुप, शुरुआत से करता रहा। इसका मतलब ये भी है, डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप उसके डीस्टेबलाइज करते हैं। दोनों चीजें लिखने एक ही मतलब ही है। अब देखिए डोनेटिंग ग्रुप, एफ का क्या इफेक्ट है, अब तो हमने बहुत देख लिया, माइनस आई। ये दोनों बेकार है, बेकार वालों को छाटो पहले। चलिए इसका नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4। डोनेटिंग ग्रुप केटायन को स्टेबलाइज करते हैं, इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप बेकार करते हैं, उसको डीस्टेबलाइज करते हैं। तो बेकार कौन है दोनों में, 1 और 4 तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इनमें ज्यादा बेकार कौन सा है, 1। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई पावर, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, उतना ही कार्बोकेटायन डीस्टेबलाइज होगा। तो सबसे अनस्टेबल जो है वो पहला है, बिल्कुल पहला। उसके बाद नंबर आएगा 4th का। अब इन ये दोनों अच्छे, ये दोनों अच्छे। CH3 भी अच्छा ग्रुप है, CH3 भी प्लस आई वाला है, CD3 भी प्लस आई वाला है। अब जरा देखो इनमें किसका प्लस आई ज्यादा होगा, जिसका प्लस आई ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा। हमने देखा अभी प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, TDH। लास्ट में देख लेना जरा, लिखा है फिर से TDH। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हमको इसमें बात करनी पड़ी, अगर यहीं पे CT3, CD3 और CH3 में अगर हमको प्लस आई इफेक्ट की बात करनी पड़े, तो बिल्कुल यही ऑर्डर होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि टी का प्लस आई डी से ज्यादा है, डी का एच से ज्यादा है, ट्रिटियम ड्यूटेरियम और एच, तो CT3 का प्लस आई इफेक्ट CD3 से ज्यादा होगा, और वो CH3 से ज्यादा होगा। आंसर क्लियर है, इसका प्लस आई बिल्कुल प्लस ले। ये दोनों प्लस आई ग्रुप है, दोनों ही स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन हमको तो रिलेटिव बात करनी है। दोनों ही स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन CD3 ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंपेरिजन टू 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 नोट करो, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्या है, कार्बन आयन। कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, देख लो, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। अब हम कंक्लूजन पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार माइनस क्यों करता है वो बात की बात है। माइनस कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई ग्रुप। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये तो प्लस आई है, मिथाइल तो प्लस आई सबसे बेकार। NO2 माइनस आई, NR3 प्लस माइनस आई, तो हम देख लेंगे ऑर्डर भाई, NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज्यादा है, चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऑर्डर 3, फिर 2, फिर सबसे बेकार 1। अच्छा यहीं पे अगर प्लस होता, ये अच्छे हैं कि बेकार, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर यही कार्बोकेटायन होता, जरा देखो, एक यही बदल दे रहे हैं, अगर यही पे सब में हम प्लस लगा देते, फिर आंसर भी बदल जाता है कि नहीं। अगर यहीं पे सबके सब कार्बोकेटायन कर देते, तो फिर तो आंसर ही बदल जाता है।
अब इस बार सबसे अच्छा कौन सा होता है भाई, कार्बोकेटाइन को कौन यूटिलाइज करता है, प्लस आई ग्रुप्स। और ये दोनों NO2 NR3 प्लस क्या है, NO2 और NR3 प्लस है माइनस आई, उसमें से भी NR3 प्लस सबसे बेकार है, मोस्ट विड्रॉइंग है, तब आंसर बदल जाता है। तो ग्रुप का बढ़िया इफेक्ट होगा खराब, वो डिपेंड करेगा कि सवाल क्या है। कार्बन आयन में जो ऑर्डर है उसका दम रिवर्स ऑर्डर मिलेगा आपको कार्बोकेटाइन में। फिर से आ गया माइनस वाला, अब तो क्लियर है। ये लगा है मिथाइल 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 मिथाइल, दो मिथाइल। अरे भाई ये तो प्लस आई वाला है, बेकार, हमको माइनस आई चाहिए। ये देखो 2 Cl का माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे 1 Cl का माइनस आई, एक CH3 है, ये प्लस। ऑब्वियस आंसर क्लियर है, माइनस आई ग्रुप जितने ज्यादा लगे रहेंगे एनायन उतना स्टेबल। 2, फिर क्या होगा 3, और फिर क्या होगा 1, सबसे बेकार, 1 सबसे बेकार, 2 3 1। चलिए हमने कर लिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, वो हमने देख लिया CT3 का ज्यादा होगा, क्योंकि टी का प्लस आई 8D से ज्यादा है, फिर आएगा नंबर CD3 का, फिर सबसे बेकार CS3 का, सबसे बेकार CS3 का। अब तक हमने एसिडिक कैरेक्टर बात किया, बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट हमने देख लिया है, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। CCl3 का क्या है, CCl3 का होता है माइनस आई, क्योंकि Cl लगा ना इसमें, Cl तीन तीन Cl लगे, Cl लगे हैं तो इनका क्या होगा माइनस आई। CH3 का प्लस आई, इसमें कुछ नहीं लगा है। बेसिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस सॉरी प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो सबसे स्ट्रांग बेस है दूसरा, फिर नंबर आएगा तीसरे का, और सबसे बेकार जो है पहला। प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो, हमने कॉन्जुगेट एसिड वो सब कर लिया, लेकिन अब जनरल बात करिए। एक हमने कंक्लूजन समझ लिया, एक एक्सप्लेनेशन के साथ अब उसको सवाल में फटाफट यूज करते जाएंगे। फिर आ गया एमाइन, एमाइन देख लेते हैं। इसमें लगा है, देखो ये देखो, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा ये इसका प्लस आई इफेक्ट, यहाँ Cl का माइनस आई, जहां डिफरेंस है बस उसको लिखो, यहाँ CH3 CH2 का भी प्लस आई। अब जरा देखो, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगाएंगे प्लस आई बढ़ता जाएगा, प्लस आई बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो 2, फिर 3, और 1 में लगा है चूंकि माइनस आई ग्रुप Cl, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, 2 3 1, 2 बीच वाला 3 1। NH, ये देखिए O का क्या लगा है, बेसिक स्ट्रेंथ करना है, इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। O का माइनस आई इफेक्ट, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, इसका भी, आयोडीन का भी माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, आयोडीन का भी माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं लिस्ट में आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट इनसे ज्यादा है, OH वगैरह से, OR वगैरह से ज्यादा है, देख सकते हैं, एक बार लिस्ट देख सकते हैं, फिर से फटाफट देख लो रेफरेंस के लिए। याद नहीं करना है, मैंने कहा पहले सवाल लगाओ ना, जितना सवाल लगा लेंगे और इतनी बार आएगा सामने, उसकी जरूरत पड़ेगी कि आप फटाफट याद कर लेंगे। देखिए आई वाला यहाँ पे है, और OH OR ग्रुप पीछे है, OH OR ग्रुप पीछे है, तो आंसर आ गया सामने। कहा गया, तो सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, दूसरा, दूसरा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भाई, कार्बन ग्रुप लगा है वो तो प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई वाले जितना ज्यादा लगे रहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा, 2, फिर किसका नंबर आएगा 1 का, ठीक है, और फिर सबसे बेकार 3, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता जाएगा। इस तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट को आज कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे कुछ बेस, ठीक है, एक ओवरऑल ओवरव्यू हमने समझ लिया इंडक्टिव इफेक्ट का कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कंबाइन भी, जब बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन कंबाइन क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज करेंगे। तो ये था कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट जानकारी। अब आगे चल के हमको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट होता है, ठीक है। आप देखेंगे, सही बता रहे, पढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन अब बता रहा हूँ तुम्हें कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इसकी जरूरत, इस कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े लिमिटेड क्वेश्चन है जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थ्योरी है वो है रेजोनेंस की थ्योरी।
तो आगे चल के हम पढ़ेंगे रेजोनेंस पहले थ्योरी क्या है, फिर उसका इफेक्ट क्या है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर सीक्वेंस में होगा एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो।